हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एंड आज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है वो अपन आज ख़त्म करने वाले हैं। एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज अपन पढ़ेंगे योर रेगुलेशन कि अपन किस तरीके से कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट कर सकते हैं, हार्ट बीट को रेगुलेट कर सकते हैं, डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑल्सो सम डिजीजेस और सम डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द हार्ट एंड वेसल्स। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एंड अभी भी आप अगर इस बहुत अच्छी सीरीज से वंचित है जिसमें हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझते जाते हैं और यहाँ पे एनसीईआरटी से ही मैंने समरी पॉइंट से रिवाइज करवाती जाती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज द डबल सर्कुलेशन। देखो, मैंने डबल सर्कुलेशन के बारे में काफ़ी हद तक तुम लोगों को पुरानी क्लासेस में समझा दिया है, बट स्टिल वी हैव दिस एज अ सेपरेट टॉपिक। तो हम यहाँ पर इसको अलग से पढ़ेंगे, पहले एनसीईआरटी की लाइन वाइज समझेंगे एंड देन अपन उसको रिवाइज करेंगे अपने समरी पॉइंट से, जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर बैठ जाए। सो स्टार्ट करते हैं विद टुडेज लेक्चर। ओके, सो अगर मैं डबल सर्कुलेशन की बात करूँ तो डबल सर्कुलेशन बेसिकली क्यों बोलते हैं डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे दो सर्कुलेशंस चलते हैं, ठीक है? दो सर्कुलेशन चलते हैं। अब वो सर्कुलेशन क्यों चलते हैं, सॉरी कैसे चलते हैं, ठीक है? वो सर्कुलेशंस कैसे चलते हैं, तो पहला एक सर्कुलेशन जो होता है वो होता है विद इन दी हार्ट एंड बॉडी, ठीक है? बॉडी और हार्ट के बीच में एक सर्कुलेशन होता है और दूसरा जो सर्कुलेशन होता है वो होता है लंग्स और हार्ट के बीच में, ठीक है? लंग्स और हार्ट के बीच में। अब इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन को क्या नाम दोगे? इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन को नाम दोगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक ठीक है, इसको क्या बोलोगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन। और चूंकि ये लंग्स के बीच में होता है तो लंग्स को हम और क्या बोलेंगे? पल्मिनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? पल्मिनरी सर्कुलेशन। गाइस राइटिंग पे मत जाना, समझ में आना चाहिए, बस इतना कोशिश करती हूँ कि लिख जाए, ठीक है? पल्मिनरी पल्मिनरी सर्कुलेशन, फाइन। अब ये दोनों सर्कुलेशन साइमल्टेनियसली हार्ट में होते रहते हैं। ये पूरा कार्डिक साइकिल अपन ने पढ़ रखा है पिछली ही क्लास में, तो इन केस अगर आपने वीडियो नहीं देखा है और डायरेक्ट इस वीडियो पे आया है तो मैं एक बार सजेस्ट करूँगी कि एक बार पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा। सो होता क्या है डबल सर्कुलेशन में? डबल सर्कुलेशन में कुछ नहीं होता, बस एक आपका हम यहाँ पे कोशिश करेंगे अच्छे से हार्ट बन जाए, ताकि बस तुम लोगों को सिंपल समझ में आ जाए, ठीक है? ओके, ठीक। यहाँ अपन बनाएंगे अपनी वेसल्स। अरे हो जाओ, हाँ, ठीक है। ये हमने बनाई अपनी वेसल्स। ये आपके वेन हो गई, दैट इज ये आपकी हो गई सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज योर इंफीरियर वेना कावा। ये जो पार्ट है सुपीरियर वेना कावा, ये आपके अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आएगी टूवर्ड्स द राइट एट्रिया, और इंफीरियर वेना कावा जो है वो आपके लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आएगी टूवर्ड्स द राइट एट्रिया, फाइन। अब हम यहाँ पे चारों चैम्बर्स बना लेते हैं, ठीक है? इस तरीके से हमारे चारों चैम्बर्स बन गए। ये बना ली हमने वेल्स, ठीक है। डिटेल में अगर आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है, अगेन मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से समझाया, मतलब तुमको एक बार भी अगर तुम मेरी वीडियो देख लोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, तो मैं एनसीईआरटी रट जाएगी, ठीक है? सो ये हमने बना लिया हार्ट। अब हमें बनाना है यहाँ पे बाकी के और वेसल्स। तो यहाँ से हमारी जा रही है एओर्टा,
दिस इज अ एओर्टा, ठीक है। एंड एक और हमें वेसल बनानी है, दैट इज आपकी, दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज अ पल्मोनरी आर्टरी, फाइन। अब मैं यहाँ पे लंग्स लिख देती हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट, फाइन। ये लंग्स लिख दिया। अब यहाँ से हमें बनानी है पल्मोनरी वेन, जो कहाँ लेकर जाएगी, आपके लेफ्ट एट्रिया में ब्लड लेके जाएगी, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपके, मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, फाइन। अब जो हमारा ब्लड है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हमें ये देखना है, जिससे कि हमें सर्कुलेशन के बारे में पता चल जाए, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारा इन जो वेना कावा है वो राइट एट्रिया में ब्लड देगा, कहाँ से, बॉडी से, कहाँ से, बॉडी से, ठीक है। अब ये मैं एक काम करती हूँ, इसको एक्सटेंड करके बॉडी तक ही ले आती हूँ, ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ठीक है, कोई ना, ठीक है। इसको अपन यहाँ तक ले जाते हैं, हमारे दिल में छेद हो गया, भर देते हैं, ठीक है। ये बना दिया अपन ने वेल्व, फाइन। अब ये गया बॉडी के पास इधर, एंड ये बॉडी समझ लो, ठीक है। सो बेसिकली क्या होने वाला है, सबसे पहले बॉडी में से आपके जो ब्लड है वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स द राइट एट्रिया मूव करेगा, ठीक है। टूवर्ड्स द राइट एट्रिया मूव करेगा, वहां से राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव करेगा। अब क्या होगा, आपके जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, क्या है ये, पल्मोनरी आर्टरी, एंड ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाएगा, ठीक है। लंग्स से ये ब्लड ऑक्सीजनेट होके यहाँ पे कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से ये सॉरी लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इट विल गो टू द एओटा, और एओटा से फिर वापस बॉडी में। तो यहाँ अगर तुम देखोगे, एक अगर अपन दूसरा कलर यूज करें, लेट्स सपोज दिस वन, फाइन। सो अगर तुम देखो तो एक सर्कुलेशन तो तुम्हारा ये चल रहा है, ठीक है, एक सर्कुलेशन तुम्हारा ये चल रहा है। सो दिस इज द वन सर्कुलेशन विच इज नोन एज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्या बोलोगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। दूसरा जो सर्कुलेशन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, ये वाला चल रहा है, कौन सा, दिस सेपरेट वन, ठीक है, ये वाला चल रहा है। सो दिस इज नोन एज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्या बोलोगे इसे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टमिक एंड द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये दो सर्कुलेशन चल रहे हैं, जिस वजह से आप इसे बोलोगे डबल सर्कुलेशन। अब इसमें एक चीज ये है कि ये डबल सर्कुलेशन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो डबल सर्कुलेशन में आपके पार्ट्स आ जाएंगे लंग्स, लंग्स, योर वेसल्स, वेसल्स में क्या क्या आ जाएगा, वेसल्स में आ जाएंगे आपके वेन्स, वेन्स, देन वी हैव आर्टरी, आर्टरी, ठीक है। उसके बाद वी हैव व्हाट, योर कैपिलरीज, ठीक है। अगर मैं आर्टरी की बात करूं तो इट इज थिकर, ये थिकर होती है अमंग ऑल, ठीक है। ये एज कंपेयर टू द आर्टरी इसकी थिकनेस कम होती है, ठीक है, ये थोड़ी सी थिन होती है, एंड ये सबसे ज्यादा पतली, थिनेस्ट बोल सकते हैं इसे, ठीक है, फाइन। अब वेन्स की एक और खासियत होती है कि इसमें वेल्व प्रेजेंट होती है,
क्या प्रेजेंट होती है? वेल्व प्रेजेंट होती है। सो सपोज करो ये आपकी वेन है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से वेल्व प्रेजेंट होगा। अब ये वेल्व क्यों प्रेजेंट रहता है? वेल्व इसलिए प्रेजेंट रहता है ताकि जो ब्लड है उसका रिवर्स फ्लो ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स का काम होता है, जैसे कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो वेन्स आपके हार्ट, अगर लोअर वेन्स की बात करूं, मैं लोअर बॉडी पार्ट के वेन्स की बात करूं, तो वो ब्लड कैसे लेकर जाएगा? नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ लेके जाएगा। तो कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि ब्लड जो है वो पीछे की तरफ फ्लो ना करे, है ना। इसलिए यूनिट डायरेक्शन फ्लो मेंटेन करने के लिए वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होती है एंड आर्टरीज में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। देन आपका हार्ट हो गया दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट। क्या हो गया? हार्ट, ठीक है। सो ये इन्वॉल्व करता है आपका डबल सर्कुलेशन। अब क्या लिखा है हमारी एनसीईआरटी में, एक बार अपन पढ़ लेते हैं। वही सब लिखा है बेसिकली। ओके, सो द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स रूट थ्रू द ब्लड वेसल्स। हमारा ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में मूव करता है। आर्टरीज इन द वेन्स, बेसिकली ईच आर्टरीज इन द वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अब हमारे तीनों सॉरी, आपके जो वेन्स और जो आर्टरीज हैं उसमें कितनी लेयर प्रेजेंट होती है? 3 लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? ट्यूनिका इंटरना, इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। ट्यूनिका का मतलब क्या होता है? ट्यूनिका का मतलब होता है कवर, ठीक है। ट्यूनिका का मतलब होता है कवर। अच्छा, जो मतलब गर्ल्स होंगी बेसिकली वो रिलेट कर पाएंगी कि हमें ट्यूनिक्स पहनाई जाती थी जब हम 4th क्लास, मतलब लाइक हम छोटे बच्चे थे। ट्यूनिक्स बेसिकली वो फ्रॉक जो रहती थी जो अपन शर्ट के ऊपर वेरी करते थे, है ना। सो उसे ट्यूनिक्स बोलते हैं। तो बेसिकली ट्यूनिका क्या होता है? कवर। तो इंटरना पहले आपकी इनर मोस्ट लेयर, सेकंड इज द मिडिल मोस्ट लेयर, सॉरी मिडिल लेयर, एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज एक्सटर्ना, ठीक है। तो इंटरना हो गई कौन सी? आपकी सबसे अंदर वाली इनर लेयर। कौन सी हो गई? इनर लेयर, ठीक है। मीडिया कौन सी हो गई? मिडिल लेयर, बीच वाली। एंड द एक्सटर्ना इज योर एक्सटर्नल लेयर। कौन सी हो गई? एक्सटर्नल लेयर, ठीक है, सबसे बाहर वाली। यही लिखा है। ट्यूनिका इंटिमा ये किससे बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वामस एंडोथीलियम से बनी है। किससे बनी है? स्क्वामस एंडोथीलियम से बनी है, याद रखना। उसके बाद आता है आपका मिडिल लेयर जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है। किससे बनी होती है? स्मूथ मसल से। एम फॉर मिडिल, एम फॉर मीडिया, एम फॉर मसल्स, इस तरीके से याद रखना। वो भी कौन सी? स्मूथ मसल्स। और किससे बनी होती है? इलास्टिक फाइबर्स से। किससे? इलास्टिक फाइबर्स। तो ये सबसे अंदर वाली लेयर दैट इज इंटरना क्या है? पहले बेस बिछेगी। बेस कैसे बिछते हैं? लेयर्स, सेल्स से। तो स्क्वामस एंडोथीलियम सेल्स बोलेंगे उन्हें, ठीक है। फिर उसके बाद मसल्स आएंगी, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स आएंगे जो मीडिया बनाएंगे, मीडिया लेयर बनाएंगे। एंड देन वी हैव अ एक्सटर्नल लेयर दैट इज द ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसे आप लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बोलते हो, बनती है कोलेजन फाइबर्स के साथ। तो एक्सटर्ना में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है, उसके साथ ही कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड में डाल के अच्छे से लिख दूं तो तुम लोगों को अभी के अभी याद हो जाएगा कि ब्लड वेसल्स में आपके 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर होती है ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटरना, इंटरना। ये कौन सी लेयर हो गई? ये हो गई आपकी इनर मोस्ट लेयर। कौन सी लेयर हो गई? इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। अब ये किससे बनती है? स्क्वामस एंडोथीलियम से। किससे? स्क्वामस एंडोथीलियम से। उसके बाद वी हैव अ सेकेंड लेयर दैट इज द मिडिल लेयर विच इज नोन एज ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। ये किससे बनेगी? ये बनेगी आपके स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल से, ठीक है। स्मूथ मसल से
प्लस आपके इलास्टिक फाइबर्स, और ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, ये मिडिल में प्रेजेंट रहती है। फाइन। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट इज योर ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब ये आपके किससे बनी होगी, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से विथ योर इलास्टिक फाइबर्स, सॉरी कोलाजन फाइबर्स। किससे, कोलाजन फाइबर से, ठीक है, कोलाजन फाइबर से। ये हो गया हमारा क्या, वेन्स एओर्टा का लेयर, ठीक है। सो ट्यूनिका एक्सटर्ना, द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपके जो वेन्स होती हैं वो कंपेयर टू द आर्टरीज थोड़ी थिनर होती हैं, बिकॉज उनमें जो स्मूथ मसल सेल्स की जो लेयर, स्मूथ मसल की जो लेयर होती है, सॉरी, वो कैसी होती है, वो कंपेयर टू द एओर्टा थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। Now, as mentioned earlier, the blood pumped by the, अब वही सब कहानी है जो मैंने यहाँ डायग्राम से समझाई थी, by the right ventricle enters the pulmonary artery where the left ventricle pumps blood into the aorta. The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on to the lungs, from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins in the left atrium. This pathway constitutes the pulmonary circulation. The oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries, arterioles, and capillaries to the tissues, from where the deoxygenated blood is collected by a system of veins and vena cava. Basically, क्या होता है, देखो इसमें 3 शब्द आए हैं, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स एंड एओर्टा, और एक और वेन्स के लिए जो यूज किया है, वेन्यूल्स, वेना कावा एंड वेन्स, ठीक है। तो थिकनेस के अकॉर्डिंग आपके इनके नाम जाते हैं। अगर मैं आर्टरी की बात करूं, ठीक है, आर्टरी में बात करूं, तो जो सबसे थिकेस्ट वाली होगी उसे हम बोलते हैं एओर्टा, सबसे बड़ी और सबसे मेन, सबसे बड़ी और सबसे मेन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एओर्टा के बाद, दैट इज आर्टरी जिसे बोलते हैं अपन नॉर्मली आर्टरीज, वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी पतली होती है। एंड नेक्स्ट इज योर आर्टेरियोल, आर्टेरियोल, तो ये जो होती है ये सबसे पतली आर्टरी होती है, सबसे पतली आर्टरी होती है। सेम गोज विथ वेन्स, वेन्स जो होगी उसकी थिकनेस वेन्यूल से ज्यादा होगी लेकिन वेना कावा से कम होगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। कहाँ गया, ओ नो, ओके फाइन। तो अगर तुम यहाँ देखो तो सिंपल दे रखा है इधर, नाउ emptied into the right atrium. This in then systemic circulation. The systemic circulation provides nutrient, oxygen and other essential substances to the tissue and takes CO2 and other harmful substances away for elimination. तो basically body की तरफ जो oxygenated blood आता है, ठीक है, cells की तरफ जो oxygenated blood आता है वो उसको oxygen provide करेगा, nutrition provide करेगा, लेकिन जब वहां से pass out होगा वो blood, तो उसके साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट मटेरियल कैरी आउट करके लेके जाएगा बाहर की तरफ फॉर द एलिमिनेशन, ठीक है। अब यूनिक वैस्कुलर कनेक्टिव, अब हमारे अंदर ना एक कनेक्शन चलता है, बेसिकली हमारे अंदर 2 और सिस्टम चलते हैं, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में और एक विद इन द हार्ट चलता है, ठीक है। तो पहला वाला जो है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में चलता है उसे आप बोलते हो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बस इतना याद रखो कि ये जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में रहता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। ये क्या करता है, हिपैटिक पोर्टल वेन जो है, जो लिवर से इमर्ज हो रही है, हेपाटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर, सॉरी उल्टा बोल गई। जो हेपाटिक पोर्टल वेन है वो ब्लड कहाँ से कहाँ लेके जाएगी, वो ब्लड लेके जाएगी इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ, कहाँ लेके जाएगी, इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ, ठीक है।
बिफोर इट डिलीवर्स टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। बेसिकली क्या होता है, देखो, आपके इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ गया, ठीक है। अब यहाँ से लिवर से आपका जो ब्लड है वो कहाँ की तरफ जाएगा, वो वेन में जाएगा, जो मेन वेन होगी ना उधर जाएगा, ठीक है। तो ब्लड इस तरीके से मूव करता है, कहाँ पर, आपके हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में। फाइन। अब अगर अपन आगे बात करें तो एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम भी चलता है जो कि आपके विद इन द हार्ट प्रेजेंट होता है। Of blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature। अब हार्ट को भी तो खाने पीने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इस वजह से उसके अंदर एक स्पेशल सर्कुलेशन चलता है, जैसे आप क्या बोलते हो, कोरोनरी सर्कुलेशन और कोरोनरी सिस्टम, ठीक है, बोल सकते हो। सो ये विद इन द हार्ट ही मूव करता है, आप हार्ट से ही ब्लड लेकर आएगा और हार्ट को ही वापस दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डबल सर्कुलेशन काम करता है। ये आपका डायग्राम हो गया डबल सर्कुलेशन का। सो बेसिकली सब कुछ इसमें एक्सप्लेन्ड है, जैसे कि बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ गया, राइट एट्रिया की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव किया, राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से ये गया आपके कहाँ पर, ये गया आपके पल्मोनरी आर्टरी में, ये गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, लंग्स से पल्म ऑक्सीजनेटेड होके आपके पल्मोनरी वेन के थ्रू ये राइट एट्रिया, सॉरी लेफ्ट एट्रिया में आया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन फ्रॉम देयर एओर्टा से जाके वो आपके सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड जो है वो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हमारे एक एक बॉडी पार्ट, एक एक सेल को मिलती है। अब यहाँ पे अगर तुम एक चीज देखो तो वेन्स की और आर्टरी के ल्यूमन की थिकनेस देखो, यहाँ ल्यूमन कितना लार्ज है, कैविटी जो है वेन में वो कितनी ज्यादा है, और यहाँ पे जो कैविटी है, आर्टरी है, जो ल्यूमन है वो कितनी कम है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल्स, क्योंकि आपके आर्टरी में स्मूथ मसल्स की जो लेयर होती है, दैट इज ट्यूनिका मीडिया, वो थिकर होती है एज कंपेयर टू योर वेन। आई होप इतना कुछ समझ में आया होगा अभी तक के लेक्चर में। सो यहाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ताकि दिमाग से कहीं चला ना जाए चीजें। Fine. So, what is double circulation? Double circulation is a type of a blood circulation in which blood passes through the heart twice during one complete cycle of the heart circulation। हमारी एक साइकिल कितने सेकेंड्स की होती है? 0.8 सेकेंड्स की, ठीक है। तो इस 0.8 सेकेंड्स में आप के जो हार्ट है वो दो बार हार्ट से दो सॉरी आपका जो ब्लड है वो दो बार हार्ट से पास होता है, एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन करके, एक बार आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन करके। फाइन। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड वेसल, अगर ब्लड वेसल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्लड फ्लोज थ्रू अ फिक्स्ड रूट वाया आर्टरीज, वेन्स विच हैव थ्री लेयर्स, ट्यूनिका इंटिमा। ट्यूनिका इंटिमा को आप क्या बोलते हो? इनर लाइनिंग मेड ऑफ स्क्वामस एंडोथेलियम प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर द ब्लड फ्लो, ठीक है। उसके बाद वी हैव ट्यूनिका मीडिया जो कि मिडिल लेयर होती है, आपकी कंपोज्ड ऑफ अ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। ये थिक होती है आर्टरीज में, ठीक है, और थिन होती है वेन्स में। फाइन। नाउ ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या है? आउटर लेयर मेड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर्स। और ये क्या करती है? ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इतना याद रखना, ठीक है। ये वही आपके यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि वेन्स आपके प्रेजेंट होती है कहाँ पे, सॉरी वेल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? वेन्स में। नाउ कंपोनेंट ऑफ अ डबल सर्कुलेशन, दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपके पल्मोनरी, एक आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? इट बिगिंस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ये आपके राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप्ड होगा पल्मोनरी आर्टरी में, ब्लड जो होगा वो लंग्स में रीच करेगा जहाँ पे वो CO2 रिलीज करता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस से लेफ्ट एट्रियम में आएगा वाया पल्मोनरी
वेन, फंक्शन क्या है? ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दे। ठीक है, उसके बाद वी हैव सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो बिगिंस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द एओर्टा, blood is distinguished to the body tissue through arteries and arterioles and the capillaries, और फिर एक्सचेंज होता है O2 और न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू, CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम द टिश्यूज। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द राइट एट्रियम। कैसे राइट एट्रियम से जाएगा? पहले वेन्यूल्स, फिर वेन्स और फिर वेना कावा। ठीक है, सबसे पतली वेन्यूल, फिर उसके बाद उससे थोड़ी सी मोटी वेन और फिर उससे थोड़ी बड़ी वेना कावा में। फाइन, ये वेना कावा क्या करेगी? ये राइट एट्रियम में आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पोर करेगी। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन सप्लाई करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। नाउ वी हैव टू रीड अबाउट द स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम एंड कोरोनरी सर्कुलेशन। अगर मैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम की बात करूँ, इट इज अ connection between the digestive tract and the liver. Hepatic portal veins carry nutrient rich blood from the intestine, जिससे मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन होगा और रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज होगा। ये चीज़ याद रख सकते हो फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज कि हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्यों ज़रूरी है, ताकि मेटाबॉलिज्म हो जाए, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए और ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन हो। ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन की अगर अपन बात करें तो स्पेशल ब्लड सप्लाई फॉर द हार्ट मसल, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कोरोनरी वेन ड्रेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लॉकेज हेयर कैन कॉज हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो ये चीज़ याद रखना है कि कोरोनरी सर्कुलेशन में अगर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज होता है तो उससे हार्ट अटैक हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, आई होप ये वाला जो टॉपिक है डबल सर्कुलेशन तुम लोगों को समझ में आया होगा। डबल सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है, तो वही सब यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग सेपरेट सेपरेट कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरीके से होती है, हाई मेटाबॉलिक रेट को सपोर्ट करता है, एसेंशियल रहता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स को। Now, if we move on towards the next, that is how we can regulate the cardiac activity. So, cardiac activity कैसे regulate की जाती है, इसमें बस हमें थोड़े बहुत कुछ points याद रखने हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कोई एथलीट है या अपन का एग्जाम्पल ले लो। अगर अपन लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। अब एनर्जी जब रिलीज हो रही है तो एनर्जी बनाने के लिए भी तो अंदर बॉडी में ज़रूरत है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए क्या होगा, हम बहुत जल्दी जल्दी रन कर रहे हैं तो हमें एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए ब्लड का सेल्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब ब्लड प्रॉपरली अच्छे से सेल्स तक पहुंचेगा तभी तो ऑक्सीजन आपके फूड को प्रिपेयर कर पाएगी, है ना, ग्लूकोज प्रिपेयर कर पाएगी। सो बेसिकली वही एनर्जी प्रिपेयर कर पाएगी। तो बेसिकली हम अपनी कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं इस तरीके से। तो जब ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की, तब ब्लड सप्लाई एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से तेज़ हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। लेकिन वहीं पे जब अपन स्लो डाउन होते हैं, रेस्ट करते हैं या सो रहे होते हैं, तब हमारा बिल्कुल जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल चलती है, हल्की सी कम भी रहती है, 60-68 के अप्रॉक्स रहती है। ठीक है, इस तरीके से हार्ट बीट जो है वो रेगुलेट हो जाती है बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग। सो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड, कि नॉर्मल एक्टिविटी जो है वो खुद ही हार्ट रेगुलेट कर देता है। ठीक है, खुद ही हार्ट रेगुलेट करता है, ऑटो रेगुलेटेड रहता है। इस वजह से इसे मायोजेनिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये खुद के इम्पल्स जनरेट करता है, इसको किसी भी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब एक स्पेशल न्यूरल सिस्टम, ये चीज़ याद रखना क्योंकि पूछते हैं कि न्यूरल सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो आपका मेड्यूला ऑब्लिंगाटा एमओ में प्रेजेंट होता है, जो कि छोटे मोटे कार्डियक फंक्शंस को मॉडरेट तरीके से, मॉडरेट फॉर्म में कार्डियक फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस के थ्रू आपका क्या करेगा, ये एमओ जो है ये कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज अ पार्ट ऑफ एएनएस, कैन इंक्रीज द हार्ट रेट ऑफ अ हार्ट बीट,
the strength of the ventricular contraction and thereby the cardiac output. बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जैसे एक जो बंदा है वो दौड़ रहा है, ठीक है, क्या वो दौड़ रहा है, तो इससे एमओ को स्टिमुलस गया कि भाई जो हमारी बॉडी है वो रन कर रही है, ठीक है, और काफी स्पीड से रन कर रही है। तो एमओ क्या करेगा, ये विद द हेल्प ऑफ अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करेगा, ये हमारे हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा, हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। कैसे इंक्रीज करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करवा देगा, जो हमारे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको इंक्रीज करवा देगा, ठीक है, उनको इंक्रीज करवाएगा। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुई, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुई, दैट मीन्स कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ, कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट सब इंक्रीज हो जाएगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने के बाद, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑन द अदर हैंड हमारा दूसरा जो एसएनएस के एंटागोनिस्ट काम करता है, दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, वो क्या करेंगे, वो इसके उल्टे काम करेंगे, मतलब ये हार्ट बीट को डिक्रीज कर देगा, कंडक्शन जो है स्पीड के एक्शन पोटेंशियल को कम कर देगा और कार्डियक आउटपुट को कम कर देगा। अब दूसरा एक और चीज है यहाँ पे हार्मोन, अभी तो हमने मेडुला ऑब्लिंगाटा की बात करी, अब यहाँ पे आपके जो एड्रेनलिन हार्मोन है, ठीक है, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है, जिसे आप फाइट फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोलते हो, वो भी आपके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये यूजुअली आपके स्ट्रेस के दौरान रिलीज होते हैं, ठीक है, मतलब जब बॉडी स्ट्रेस में हो, जब आपको लगता है कि आपके पीछे कोई डॉग भाग रहा है, ठीक है, सो तब ये आपके हॉर्मोन्स रिलीज होंगे जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होगी। अब जब आप रन कर रहे हो, जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, आपकी बॉडी को ज्यादा खाने पीने की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो वही कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा एंड इस तरीके से आपका रेगुलेशन कार्डियक एक्टिविटी का होता है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, इतना कुछ है नहीं, आपको 2 पॉइंट्स याद रखने। एक मेडुला ऑब्लिंगाटा में हमारे स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स की हेल्प से रेगुलेट करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सब कुछ इंक्रीज कर देगा, हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट सब इंक्रीज कर देगा। वहीं पे जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स हैं वो क्या करते हैं, वो जस्ट उल्टा करने का काम करते हैं, मतलब सब कुछ डिक्रीज कर देगा, योर स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन सब डिक्रीज कर देगा। अब दूसरा एक और हार्मोन होता है, दैट इज द एड्रेनलिन हार्मोन या एड्रेनल हार्मोन्स, एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स, जो कि इंक्रीज करते हैं कार्डियक एक्टिविटी को, ठीक है। तो दिस वाज योर रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। सो अगर मैं इसको भी आपको रिवाइज करवा दूं तो द just a second, let me change the color. Fine. The heart functions continuously and its activity is regulated by both intrinsic और extrinsic mechanisms से आप रेगुलेट करते हो। अगर इंट्रेंसिक है मतलब हार्ट खुद रेगुलेट कर रहा है, मायोजेनिक कंट्रोल जिसे बोलते हो, ठीक है, इट कैन इनिशिएट ओन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शन वो रेगुलेट करता है, इसको ही बोलते हो मायोजेनिक, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती। इज ड्यू टू द स्पेशलाइज सेल्स मसल, जैसे आप नोडल टिश्यू कहते हो, अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया है जब अपन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, साइनोएट्रियल नोड, सब इसी को ही हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, जो कि 70 to 72 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से आपके इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है। एंड वही सब लिखा है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट जनरेट स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, नॉर्मल हार्ट एक्टिविटी इज ऑटो रेगुलेटेड, इवन ऑल द नर्व्स आर कट, द हार्ट कंटिन्यूज टू बीट। मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल नहीं हकीकत है, जब आप हार्ट को बाहर निकाल के रख दोगे, ठीक है, बॉडी से अगर आप हार्ट को अलग कर दोगे, ट्रे में रख दोगे, तब भी हार्ट
धड़कता है। ऐसी कई वीडियोस हैं यूट्यूब पर, अगर आपको इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में जानने के लिए तो देख सकते हो। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन, जो कि हम कंट्रोल करते हैं, न्यूरल कंट्रोल रहता है। इधर रोल ऑफ मेडुला ऑब्लिंगाटा देखने को मिलता है। अ स्पेशल कार्डियक कंट्रोल सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लिंगाटा, इट रेगुलेट्स हार्ट एक्टिविटी वाया द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो कि वेगस नर्व रेगुलेट करती है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व क्या करेगी, आपके हार्ट रेट इंक्रीज कर देगी, फोर्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, इम्पल्स कंडक्शन बढ़ा देगी, देयर बाय कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ये कब देखने को मिलता है, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और फियर में देखने को मिलता है। वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ये डिक्रीज करती है हार्ट रेट को, कंडक्शन वेलोसिटी को, कार्डियक आउटपुट को, और आपकी हार्ट एक्टिविटी को रेस्टिंग कंडीशन में मेंटेन करके रखती है। तीसरी जो चीज अपन ने देखी थी वो थी हार्मोनल रेगुलेशन। आपके एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स जो हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, जिसको आप एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हो, ये क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे हार्ट रेट को, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को और कार्डियक आउटपुट को, और ये आपके ड्यूरिंग द स्ट्रेस और द इमरजेंसी में देखने को मिलता है, दैट इज द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पे एक छोटी सी टेबल है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना कि मैम मुझे इस पर्टिकुलर स्लाइड्स के पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको उसके लिए लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। फाइन, तो रेगुलेटर्स आपके कौन से हो गए, एसए नोड, ये आपके इनिशिएट करता है हार्ट बीट को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा हार्ट रेट को, एड्रेनलिन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट योर हाउ we can regulate or how our body regulate the cardiac activity. Now the last part of this chapter is disorders of the circulatory system. तो ये important है, क्वेश्चंस आते हैं इधर से। सबसे पहले आपकी जो डिजीज है या डिसऑर्डर है वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे आप हाइपरटेंशन भी कहते हो। ठीक है, बोलते हैं ना कि ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई हमें, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, सो इट इज दैट ओनली। तो हाई ब्लड प्रेशर को ही हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, और अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। अब बेसिकली हाइपरटेंशन आपको पता कैसे चलता है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन में है पेशेंट, तो कंटिन्यूसली आप 3 बार, मतलब कॉन्जिक्यूटिवली 3 बार आप मेजर करते हो। कैसे, आप पहले पेशेंट को रेस्ट पे लेकर आओगे, अगर वो चल के आया है, चढ़कर आया है, तो पहले उसे बिठाओगे अच्छे से, देन इन अ सुपाइन पोजीशन आप उसका ब्लड प्रेशर ब्रेकियल आर्टरी में मेजर करोगे। ठीक है, अगर तीनों बार मेजर करने पे, ज़्यादा बार मेजर करने पे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है आफ्टर रेस्ट, तो बोलोगे कि हाइपरटेंशन है। अब आप हाइपरटेंशन का एक बेंच मार्क क्या है, कि मतलब मार्क क्या है कि जिसके ऊपर आप बोलोगे कि ये हाइपरटेंशन है, और ये बोलोगे कि ये नॉर्मल है, और इसके अगर नीचे गया तो हाइपोटेंशन है। सो दैट इज दी 120/80। अगर 120/80 से ज़्यादा आता है ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो बोलोगे हाइपरटेंशन है। अगर 120/80 से कम आता है तो आप बोलोगे हाइपोटेंशन है। So hypertension is the term for the blood pressure that is higher देन द नॉर्मल। बेसिकली ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, हम वो कफ बांधते हैं ब्रेकियल आर्टरी पे और हम पंप करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जो ब्लड प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो भी ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड है वो जब फ्लो कर रहा है, तो वो जितना प्रेशर वॉल्स पे लगा रहा है, आर्टरी की वॉल्स पे लगा रहा है, हम उसको मेजर करते हैं और उसको मेजर करके बताते हैं कि वो हाई ब्लड प्रेशर है कि लो ब्लड प्रेशर है। ठीक है, सो द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल on the wall of the artery by the blood is known as the blood pressure. अब उसके अकॉर्डिंग अगर 120/80 से ज़्यादा है, नॉर्मल 120/80 रहता है, अगर उससे ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन, अगर कम है तो हाइपोटेंशन। सो इन दिस मेजरमेंट 120/20 mm of Hg इज द सिस्टोलिक और द पंपिंग प्रेशर। अब 120/80 जो ऊपर वाली वैल्यू है,
वो आपकी कौन सी होती है, वो सिस्टोलिक होती है। कौन सी होती है, सिस्टोलिक वैल्यू होती है। और 80 mm ऑफ Hg जो होती है वो डायस्टोलिक, मतलब जब हमारा हार्ट डायस्टोल में होता है तब जो प्रेशर रिकॉर्ड होता है वो आपके नॉर्मली 80 mm ऑफ Hg होता है। और जब हमारा हार्ट सिस्टोलिक साइकिल में फेज में होता है तो वो होता है 120 mm ऑफ Hg। अब ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये आपके फिजियोलॉजी में या फिर काफ़ी टाइम तक बहुत बार पूछी जाती है इन एंटायर मेडिकल लाइफ। आपको इसमें कई बार घुमाते हैं एटलीस्ट टिल द फाइनल ईयर, ठीक है। Now, if repeated checks of the blood pressure of an individual is 140 by 90 or above or higher, it shows hypertension। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया। High blood pressure leads to the heart disease and also affect the vital organs like brain and kidney। तो बेसिकली नॉर्मली ऐसे सेइंग है कि हाई ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा नुकसानदायक है उतना आपके लो ब्लड प्रेशर नुकसानदायक नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके अगर हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो इससे आपके सीधे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, इन पे असर पड़ता है। हार्ट पे तो असर पड़ेगा ही बट ब्रेन और किडनी पे भी असर पड़ता है, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ से आता भी है कि हाइपरटेंशन की वजह से कौन से वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। तुम लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे तो ये क्वेश्चन भी मिला होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट दैट इज द सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज नाम से ही पता चल रहा है, अभी अपन ऊपर पढ़ के भी आए थे कि ये आपके जो कोरोनल सर्कुलेशन है उससे रिलेटेड है। अब अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है कि अगर उसकी आर्टरी में जो हार्ट की जो आर्टरी होती है उसमें किसी तरीके से स्क्लेरोसिस हो जाए या बेसिकली कैल्शियम का डिपॉजिशन हो जाए, ठीक है, फैट का डिपॉजिशन हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन हो जाए, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो ऑलरेडी आर्टरी की ल्यूमेन ऑलरेडी कम होती है, जैसे कि सपोज करो कि हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है एंड यहाँ पे होने लग गया क्या, यहाँ होने लग गया फैट या कैल्शियम का डिपॉजिशन, फैट या कैल्शियम का डिपॉजिशन। अब डिपॉजिशन हुआ, उससे क्या हुआ, जो ब्लड पहले से ही इतने में मूव कर रहा था वो उसको और कम जगह मिलेगी मूव करने के लिए, ठीक है, कम जगह मिलेगी तो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, अच्छे से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। और जब अच्छे से ब्लड हार्ट को ही सर्कुलेट नहीं कर पाएगा तो वो बॉडी को क्या सर्कुलेट करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएंगे हार्ट में। तो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द फैट और द कोलेस्ट्रॉल in the lumen of the artery, this causes the coronary artery disease. So coronary artery disease often referred to as the atherosclerosis। अब ये क्वेश्चन भी होता है, एक arteriosclerosis भी बोलते हैं एंड दिस इज द atherosclerosis। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, atherosclerosis which affect the vessels that supply the blood to the heart, ठीक है, muscle, it is caused by deposits of the calcium, fat, cholesterol and fibrous tissues which make the lumen of the arteries narrower, और पतला ल्यूमन कर देता है, ठीक है, इसकी वजह से। Now second is your angina, third disease your third disorder is your angina। basically angina को आप angina pectoris भी बोलते हो। ये अगर मैं बात करूँ, एंजाइना जो है ये आपके ऑक्सीजन की वजह से होता है। अगर लंग्स की वजह से, ठीक है, कोई भी जैसे लंग्स की दिक्कत हुई एंड उसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है बॉडी में, एंड आई मीन हार्ट मसल्स तक जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पा रही है, तो एंजाइना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इसका जो क्लिनिकल फीचर है, सिम्टम है, वो क्या है, एक्यूट चेस्ट पेन, एकदम से बहुत ज़्यादा चेस्ट में, सीने में दर्द होना चालू हो जाएगा। अपीयर्स विथ व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीच्ड, अगर
हार्ट मसल्स तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तब ये चीज देखने को मिलती है। एंजाइना कभी भी कहीं भी किसी भी एज को हो सकता है, किसी भी जेंडर में हो सकता है। सो इट कैन अकर इन मेन वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज। ये जो हम लोगों की एज रहती है ना, 20s वाले जो रहते हैं, 20s से लेके 40s तक के बीच में, वो ज्यादा कॉमनली अफेक्ट रहता है इससे। इट अकर्स ड्यूरिंग द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ठीक है, अब द लास्ट दैट इज द हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग। ठीक है, हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, फेल हो गया हार्ट काम करने में। तो व्हेन इट इज नॉट पंपिंग, जब हार्ट पंप नहीं कर पाता, तो उसे बोलते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, जितनी बॉडी को जरूरत है उतना हार्ट पंप अगर नहीं कर पा रहा है, उस चीज में फेल हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे हार्ट फेलियर। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसको हम कभी भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार लंग्स के कंजेशन की वजह से भी ये चीज देखने को मिलती है। अब हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट नहीं होता, ठीक है, या हार्ट अटैक नहीं होता। ये चीज ध्यान रखो, ये तीनों टर्म्स जो हैं वो अलग अलग हैं। नॉर्मली तुमने कहते हुए सुना होगा कि मतलब हार्ट अटैक से मर गया, ठीक है, या कार्डियक अरेस्ट हो गया। ये तीन अलग अलग वर्ड्स हैं। तो हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? हार्ट जो है वो बीट करना स्टॉप कर देता है। हार्ट फेलियर में क्या है? उतना पंप नहीं कर पाता जितना बॉडी को जरूरत है। कार्डियक अरेस्ट में टोटली स्टॉपेज हो जाता है, बिल्कुल भी पंप नहीं करता। हार्ट अटैक में क्या होता है? वेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, अगर हार्ट मसल जो है वो डैमेज हो जाती है और ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट होने की वजह से, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं हार्ट अटैक। तो अगर हार्ट अटैक की अपन बात करें, तो जैस आपके मतलब ब्लड सप्लाई जो है वो अगर इनएडिक्वेट है, कम पहुंच पा रही है हार्ट मसल तक, और वो फेल हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे आपका हार्ट अटैक। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 4 डिजीजेस ऑफ योर हार्ट। जल्दी से इसको भी रिवाइज कर लेते हैं सो दैट वी कैन वाइंड अप दिस लेक्चर। फाइन। अब डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, पहला आ जाता है हाइपरटेंशन। ये कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो कंसिस्टेंटली हायर रहता है नॉर्मल से। नॉर्मल बीपी कितना है आपका? 120/mm of Hg, जिसमें 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है। ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। और 80 mm of Hg क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो कि आपको वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन क्या होती है? 140/90 mm of Hg है या उससे ज़्यादा है रिपीटेड मेजरमेंट्स में, तो हम बोलते हैं हाइपरटेंशन है। इससे अफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज वर्कलोड ऑन द हार्ट, हार्ट पे वर्कलोड बढ़ जाएगा, लीड्स टू द हार्ट डिजीज। कई सारी हार्ट डिजीजेस होंगी हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन और किडनी पे, जैसे रीनल फेलियर और स्ट्रोक हो सकते हैं। देन वी हैव अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑल्सो नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस, भी बोलते हैं, अफेक्ट्स द कोरोनरी आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। अब ये किस वजह से होता है? तो इट इज कॉज बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबर्स टिश्यू। दीज डिपॉजिट्स क्या करते हैं? ये हमारे आर्टेरियल ल्यूमेन को नैरो कर देते हैं और ब्लड सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और एंजाइना या हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब एंजाइना क्या होता है, जिसको आप एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हो? ये इसमें एक्यूट चेस्ट पेन होता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता हार्ट मसल तक, उसकी वजह से होता है। ये आपको मिडिल एज और एल्डरली इंडिविजुअल्स में देखने को मिल जाएगा। ये मैन और वुमेन दोनों में कॉमन होता है। रिड्यूस ब्लड फ्लो की वजह से आपके कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है। एंजाइना जो है नॉट अ डिजीज, ये एक सिम्टम है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, देन वी हैव अ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर लंग्स के साथ होता है इस वजह से। सो अ कंडीशन इन विच हार्ट फेल्स टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द बॉडी नीड, वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द लंग्स कंजेशन, हेंस कॉल्ड द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर।
हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट नहीं है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है। एंड हार्ट अटैक इज बेसिकली डैमेज टू द हार्ट मसल्स ड्यू टू द ब्लॉक्ड ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, इस वजह से हार्ट मसल डैमेज होती है एंड उसकी वजह से आपका हार्ट अटैक होता है। देन डिसऑर्डर्स में अगर अपन हाइपरटेंशन की बात करें, ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा होना चाहिए। सीएडी की अगर अपन बात करें तो नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज की वजह से होता है। एंजाइना की अगर अपन बात करें तो चेस्ट पेन ड्यू टू द लो ऑक्सीजन की वजह से होता है। हार्ट फेलियर की अगर अपन बात करें तो इफेक्टिव पंपिंग ऑफ द ब्लड की वजह से होता है। सिंपल एक एक लाइन यहाँ दे रखी है। हाइपरटेंशन, persistent elevation of the blood pressure above the 140/90 mm Hg. CAD is a narrowing of the coronary artery due to the atherosclerosis. Angina is a chest pain due to the reduced oxygen supply to the heart muscle, and heart failure is inability to the heart to pump in adequate blood. I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एंड कार्डियक साइकिल, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन, डिजीज, ये सारे जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में प्रेजेंट है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर क्रिस्टल क्लियर हैं और आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड ऑल्सो कमेंट में बताना कि कौन सा चैप्टर मुझे अगला लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।